गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, जैसा कि मैंने कहा था कि कल से थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आपकी ऑनलाइन क्लास मैं नहीं ले पाया आज। दूसरा उसमें ये था कि भी डाउट मान लो हो सकता है एक या दो बच्चों का है। पहले मैं डाउट डिस्कस करता, डाउट हो सकता है एक या दो बच्चों के हों और बाकी सारे ऑनलाइन कनेक्ट रहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को आते हैं, तो उनको शायद ऐसा लगता कि सर वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो मेरे को आते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज आपका रिकॉर्डेड जो वीडियो भेजना वही उचित समझा। जो डाउट्स भेजे हैं मेरे पास जितने ही बच्चों ने, अगर कुछ बच्चों ने भेज दिए, कुछ बच्चे वैसे नहीं भेजते, हेजिटेट करते हैं, तो ऐसा कुछ है तो ये वीडियो सारे के सारे बच्चे देखेंगे। 8-7 क्वेश्चन इसमें आए हुए मेरे पास दोनों DPP में, ठीक है। तो वहाँ से हम देख रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट DPP का आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, e⁻e। हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये क्वेश्चन तो जाना था, पर देखो फिर भी e⁻e ऊपर दिया हुआ है e⁻e ऊपर e की पावर में e 3-4 बार दिया हुआ है और नीचे 3 पर है। dx अपॉन में x log x log of log x and log of log x। एक जगह 3 बार log है, log of log x। हर जगह log का बेस e है, हर जगह log का जो बेस है वो क्या दिया हुआ है, e दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इस सारे का जो डेरिवेटिव है, इस सारे का डेरिवेटिव ये सारा चला जाएगा 1/, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा इसके डेरिवेटिव में चला जाएगा। पुट log of log x विद बेस e। अंडरस्टूड है, अगर बेस हम कुछ भी लेके नहीं चल रहे हैं तो e हो गया, ये तो t हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो बाहर वाला जो log है उसके लिए ये x का काम कर रहा है, बाहर वाला जो log है उसके लिए सारा x है, एक के नीचे आएगा तो 1/, में आ गया log of x log of log x। यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, ये सारा का सारा एक के नीचे आ गया। n2 में जिसका log था उसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ log of log x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, dt। इधर dx आ जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, dt। अब अगले स्टेप में डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव ये x का काम करेगा। log of x का डेरिवेटिव 1/, log x और n2 में log x का 1/x और dx इक्वल टू dt। यानी कि ये सारा का सारा 1/, में ये सारा का सारा मेरे पास क्या बन गया, dt बन गया। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा dt, नीचे होगा t। लिमिट्स और देख लेते हैं क्या आएगी। x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ e⁻e when x इक्वल टू e⁻e। जब x हमारे पास ये दिया हुआ है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t आ जाएगा log ऑफ, यहाँ पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू, जो t की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, t की लोअर लिमिट हो जाएगी log ऑफ e⁻e। ध्यान रखना यहाँ log का बेस e है, ये सारी पावर है, log के बाहर आएगी, log के बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, log विद बेस e ऑफ log, ये जो e की पावर e है वो इस log के बाहर यानी कि यहाँ आएगा, log ऑफ e की पावर e बचेगा विद बेस e। और यहाँ जो e की पावर e था वो बाहर आने के बाद यहाँ बचेगा log ऑफ e विद बेस e, जो 1 होता है। अगले स्टेप में फिर दोबारा से ये जो पावर e है वो बाहर आ जाएगी log से, लेकिन log से बाहर आएगी, यहाँ आएगी log ऑफ e, जो पावर है वो e आ गया यहाँ बाहर मल्टीप्लाई विद बेस e इनटू में, यहाँ पर ये पावर बाहर जाने के बाद आ गया भी log ऑफ e विद बेस e हो गया, ये भी 1 और ये भी 1। x की वैल्यू हमारे पास जब e⁻e दी हुई है तो वहाँ पर t आपके पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
टी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसी प्रकार देन x इक्वल टू ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर ई, 4 बार ई दिया हुआ है पावर में, ई की पावर में ई की पावर में ई की पावर में, तो वहाँ टी आपके पास कितना आ जाएगा देखें फिर से, log ऑफ x की जगह आ गया ई की पावर ई की पावर ई की पावर। ये सारी की सारी पावर है log से बाहर आएगी, log से बाहर यानी कि इस log से बाहर आएगी, यहाँ मत निकाल देना, केवल इस log से बाहर यहाँ आएगा ई की पावर ई की पावर ई, खत्म पावर। ये log ई की वैल्यू 1 होगी, log ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, हटा दो। अगले स्टेप में अब ये बेस है, हर जगह log का बेस ही था, अब यहाँ जो पावर ई की पावर ई है ना, ई की पावर ई वो इस log के बाहर आएगा, ये ई की पावर ई बाहर आ गया, ई की पावर ई, यहाँ बच गया log ऑफ ई विद बेस ई, log ऑफ ई विद बेस ई 1 हो गया। फिर से क्या बचेगा log ऑफ ई की पावर ई विद बेस ई, और ये log ऑफ ई विद बेस ई 1 हो जाएगा। इस ई को फिर बाहर निकाल लूँगा, ई बाहर आ गया, log ऑफ ई विद बेस ई, log ऑफ ई विद बेस ई की वैल्यू क्या होगी 1, ये कितना आ जाएगा, यानी कि जब x हमारे पास e की पावर e दिया हुआ है तो उस केस में t की वैल्यू 1 आ रही है, और जब x की वैल्यू अपर लिमिट वाली है तो t हमारे पास कितना आ रहा है e आ रहा है। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल बिकम्स, ये तो हो ही गया था, इसको मैंने t पुट किया था, बाकी सारा dt हो गया था, इंटीग्रेशन की लिमिट 1 to e हो गई, 1 to e, 1/t का इंटीग्रेशन log d, लिमिट रखेंगे 1 to e, अपर लिमिट log e, माइनस में लोअर लिमिट log 1 की वैल्यू 0, log ऑफ ई क्या होता है, तो लास्ट में इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल आ जाएगी 1। बेटा आपको आंसर मैच करने की तरफ नहीं बढ़ना है, बुक है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो अपनी कैलकुलेशन को एक बार रीचेक ज़रूर कर लें, अदरवाइज अगर फिर भी वही आंसर आ रहा है इट मीन्स हम सही हैं। ज़बरदस्ती घुमा फिरा के आंसर मैच कराने की कोशिश ना करें, ये भी आंसर ये आ रहा था ये आ गया, आंसर स्क्रैम ना करें कभी, ठीक है। यहाँ 3 जगह log था, फिर 2 जगह है, फिर 1 जगह है, फिर log है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा जगह log दिया हुआ है, तो इसके डेरिवेटिव में ये सारे टर्म आ जाएंगे, इसको टी पुट करते सारा का सारा क्या बन जाएगा 1/dt बन जाएगा, सारा का सारा ये t है 1/t ऑफ dt, लिमिट्स 1 to t हो जाएगा। इसी का 4th क्वेश्चन है, 4th क्या दिया हुआ 4th क्वेश्चन, 1 to infinity e raised to power x plus 1, 1 to infinity e raised to power x plus 1 प्लस में e की पावर 3 minus x और सारे की पावर -1 दी हुई। बेटा अगर लिमिट इन्फिनिटी दी हुई है, इन्फिनिटी अगर लिमिट आपको दी हुई है तो मैक्सिमम केसेस के अंदर इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो tan इनवर्स फॉर्म में आएगा, क्योंकि बाकी कहीं किसी टाइप के फंक्शन के अंदर तो x की जगह इन्फिनिटी रखोगे वो फाइनाइट आएगा ही नहीं, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 हो जाती है। इसका मतलब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है कहीं ना कहीं जब इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा वो tan इनवर्स में चेंज होना है, कैसे चेंज होगा वो देखें, dx अपॉन में e की पावर x प्लस 1 प्लस में e की पावर 3 माइनस एक्स, बेस सेम है, e की पावर x प्लस 1 को लिख दे e की पावर x इंटू e की पावर 1, e की पावर 3 माइनस एक्स को लिख दे e की पावर 3 इंटू e की पावर x माइनस एक्स, e की पावर माइनस को 1 to infinity dx अपॉन में e इंटू e की पावर x, e क्यूब अपॉन में e की पावर x, e की पावर x की जगह टी कुछ करें, e क्यूब है यहाँ पर 1 to infinity dx अपॉन में e रेज टू पावर x एलसीएम आ गया, e इंटू e की पावर x 13 e की पावर x 13 e इंटू e की पावर x का स्क्वायर प्लस इससे डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा e रेज टू पावर 3, ये e की पावर x एलसीएम ऊपर आ जाएगा। देखो जो एग्जाम LN वाला आप दे रहे हो उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे,
लेकिन उसके लिए आपने टॉपिक को तैयार किया, प्रॉपर मेहनत हुई है, उतना ही समय बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम के दौरान भी लगभग 1 घंटे का टाइम हर हालत में मैथ्स को दें। किसी दूसरे सब्जेक्ट की वजह से अगर मैथ्स का टाइम सफ़र हो रहा है तो बेटा इनजस्टिस कर रहे हो अपने साथ भी और मेरे साथ, ठीक है। अब मैं इसमें e की पावर x को t पुट करूँगा, पुट e रेज टू पावर x इक्वल टू t, e की पावर x और dx dt बन गया, ये e की पावर x और dx ऊपर तो dt हो जाएगा, नीचे e इंटू टी स्क्वेयर प्लस में e क्यूब, e कॉमन निकालो नीचे से, e स्क्वेयर बचेगा, e कॉमन आ गया, ठीक है। e की पावर x को t पुट कर रहा हूँ, लिमिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, x को 1 पुट करूँगा लोअर लिमिट e हो जाएगी, x को इन्फिनिटी पुट करूँगा e की पावर इन्फिनिटी होता है, 1 अपॉन e कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी स्क्वेयर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई 1 बाई ए की वैल्यू e है, ए की वैल्यू कितनी है e, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू e तो 1 बाई ई टेन इनवर्स टी बाई लिमिट e टू 1 अपॉन ई स्क्वेयर बाहर है, टी की जगह इन्फिनिटी पुट किया, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, टी की जगह ई पुट करेंगे टेन इनवर्स ई अपॉन ई 1, टेन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 ई स्क्वेयर, ये आपके पास इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू है, पाई बाई 4 ई स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट डीपीपी क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 है फर्स्ट डीपीपी, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्रोडक्ट, ये जो सिंबल है ना r इक्वल टू 1 to n x प्लस r, ये सिंबल जो पाई वाला सिंबल है वो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, जिस प्रकार सिग्मा का जो सिंबल है सिग्मा वो सम के लिए यूज करते हैं, इसी प्रकार ये वाला जो सिंबल है वो प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट। और इसके बाद आपके पास इसमें क्या आएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके साथ हमारे पास क्या मिलेगा वो देखें, N2 में इसके साथ दिया हुआ एक टर्म तो ये है, और इसके साथ मल्टीप्लाई है समेशन r k इक्वल टू 1 to n, k इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन x प्लस k, और सारे के साथ dx, मतलब ये कंप्लीट दिस इनटू दिस, इसको दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट, ठीक है। मैं इनको ओपन कर लेता हूँ, ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ये बनेगा 0 to 1, r को 1 पुट करूँगा तो पहला फैक्टर x प्लस 1, r को 2 पुट करूँगा दूसरा फैक्टर x प्लस 2, तीसरा फैक्टर x प्लस 3 एंड सो लास्ट में आ जाएगा लास्ट फैक्टर x प्लस n। दिस पाई मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है सिंबल। इनटू में k को 1 पुट किया, पहला फैक्टर आया 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस एंड सो 1 अपॉन x प्लस n। बेटा आप ध्यान से देखोगे ना तो अब ये जो दोनों का प्रोडक्ट है ना, दोनों का प्रोडक्ट ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, दिस इज, अगर आप x प्लस 1 x प्लस 2, मैं कह रहा हूं ये सारा का सारा जो दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट है दिस इनटू दिस,
ये तो पहले से ही प्रोडक्ट है, इसके साथ ये ब्रैकेट और मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों कलेक्टिवली क्या है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री एंड सो ऑन, लास्ट में एक्स प्लस। बाहर प्रोडक्ट में भी एन फैक्टर है, अंदर जो सम दिया उसके अंदर भी एन फैक्टर है। मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह कि ये सारा का सारा कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास इन एन फैक्टर्स के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है। आपको कि सर ये कैसे, देख लो, इसको मैंने एफ एक्स कह दिया, इसको मैं एफ एक्स कह रहा हूँ। अगले स्टेप में मुझे केवल ये लिखना है कि ये सारा का सारा व्हाट इज दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसको मैंने एफ एक्स कह दिया, एक्स प्लस थ्री प्लस एंड सो लास्ट में एक्स प्लस एन। और मुझे इस एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, लॉग ले लिया मैंने, लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स, इधर लॉग एम इन टू एन लगा दो, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस एंड सो लास्ट में आ गया लॉग ऑफ एक्स प्लस एन, लॉग ऑफ एक्स प्लस एन। डिफरेंशिएट करो, लॉग ऑफ एफ एक्स का वन अपॉन एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डेस एक्स, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का वन अपॉन एक्स प्लस टू, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू का, लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री का वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस एंड सो ऑन, लॉग ऑफ एक्स प्लस एन का वन अपॉन एक्स प्लस एन। ये वैल्यू है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की, मुझे तो केवल एफ डैश एक्स निकालना है, तो जो एफ एक्स हो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया एफ एक्स, और अंदर वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस एंड सो ऑन वन अपॉन एक्स प्लस। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देना वापस यहाँ पर, इसको मैंने एफ एक्स लिया, एफ एक्स यहाँ पर क्या हो गया, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू एंड सो ऑन लास्ट में एक्स प्लस। तो ये सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास क्या है, इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। अब हमें लास्ट में क्या करना है, अगले स्टेप में इस सारे की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, हटा रहा हूं इसको मैं, ये जस्ट समझ में आ गया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लिखने की। ये जो दिस इनटू दिस, ये इस सारे का प्रोडक्ट है, यही मैं करने जा रहा हूँ अगले स्टेप में। अगले स्टेप में ये आ गया 0 to 1 डी बाई डी एक्स ऑफ इस सारे की जगह एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एंड सो ऑन एक्स प्लस और डी एक्स। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगर आपको पता हो कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर स्मॉल एफ एक्स आ रहा है तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, यहाँ से यहाँ कैसे आए, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया, यहाँ से यहाँ कैसे आए, दोनों साइड्स को क्या किया, इंटीग्रेट। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स। अब ये कह रहा है कि अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो जाता है। इसका मतलब स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन ये कैपिटल एफ एक्स होगा। कैपिटल एफ एक्स कब होगा, जब ये डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन सब कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर दें। इट मीन्स ये हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। दो पॉइंट है यहाँ पर, एक तो यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, बाहर होता है डी बाई डी एक्स, बाहर डी बाई डी एक्स अलग चीज़ है, वहाँ लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा अंडर इंटीग्रेशन साइन। अंदर डी बाई डी एक्स है और बाहर इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। तो जब ये कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पर तो हमारे पास लास्ट में क्या बच गया, कैपिटल एफ एक्स की जगह सारा प्रोडक्ट आ रहा है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा एक्स प्लस एन, और इसमें लिमिट रख दो अब 0 to, क्या लिमिट रखेंगे 0 to 1। भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं,
लिमिट तो रखनी है। इंटीग्रेशन आ गया एक तरह से, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन। डेफिनेट कैसे निकालते हैं, क्या बताया था आपको कि ए से बी तक अगर आपको एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है तो पहले आप स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, कैपिटल एफ एक्स निकालो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट से हटा दी मैंने। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 एंड सो ऑन x प्लस n बच गया। और लास्ट में उसमें लिमिट रखिए, x की जगह 1 पुट करोगे अपर लिमिट तो क्या आएगा, माइनस लोअर लिमिट। अगर इसमें मैं x की जगह अपर लिमिट रख रहा हूँ तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म होगी 1 प्लस n। ये तो आई x की जगह 1 रखने से अपर लिमिट, माइनस x की जगह 0 रखूंगा तो क्या आएगा, x की जगह 0 प्लस 1 1 इंटू 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 एंड सो ऑन 0 प्लस n। यहाँ तक देखो, एक से लेकर एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक से लेकर n प्लस 1 तक के नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, तो ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। माइनस में ये एक से लेकर n तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, ये n फैक्टोरियल। तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस में n फैक्टोरियल। बेटा डी बाई डी एक्स अंदर है और इंटीग्रेशन का साइन बाहर है, तो सीधा कैंसिल, डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन खत्म। जिसका डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव सारे का था, केवल इसकी लिमिट्स जो हमारे पास थी वो। लेकिन इंटीग्रेशन का साइन आपको दिया हुआ है और इसको डिफरेंशिएट करना है। अब अलग चीज है, ये दोनों टोटली डिफरेंट है, बता देता हूं। ये 0 आएगा अगर a और b कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप इस fx को इंटीग्रेट करोगे, तो x की जगह लिमिट्स आ जाएंगी a और b, यानी कि इस सारे के अंदर x तो कहीं पर आएगा ही नहीं, x की जगह तो लिमिट्स आ जाएंगी a और b, और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब इसके अंदर तो कहीं पर x बचेगा ही नहीं, x नहीं बचेगा तो सारा कांस्टेंट ट्रीट होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। लेबनिज जो रूल आपके पास होता है वो अभी बताऊंगा मैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अपने आप ये कॉन्सेप्ट के लिए हो जाएगा। डी बाई डी एक्स बाहर है तो दोनों लिमिट्स वेरिएबल है, आपके पास एफ एक्स टू जी एक्स और यहाँ पर दे दिया एच टी और डी टी। अंदर जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है, टी के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा, इंटीग्रेशन निकाल दिया। उसके बाद t की जगह अपर लिमिट रखोगे gx, माइनस साइन, t की जगह लोअर लिमिट रखोगे fx। अब t की जगह ये लिमिट्स रखने से हमारे पास ये सारा का सारा x का फंक्शन बन जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। आपकी बात पीछे तो लिमिट्स a और b थी, a और b का मतलब कांस्टेंट है। अब यहाँ लेबनिज रूल लगेगा। क्या है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सीधा ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इंटीग्रेशन खत्म। सीधा जो वेरिएबल टी है ना, जहां वेरिएबल टी आया हुआ है उसकी जगह अपर लिमिट ले लो एच ऑफ जी एक्स, और इनटू में जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स माइनस साइन। वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट एच ऑफ एफ एक्स, इनटू में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन एफ एक्स, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। क्लियर, ये आपके पास इसमें ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 था, इसी में क्वेश्चन नंबर 15 है। बेटा थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, बस मेंस लेवल के क्वेश्चन यही है। हालांकि ये जो डीपीपी दी हुई है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस लेवल का एडवांस लेवल का है। क्वेश्चंस इतने आपने निकाल लिए तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा सा कलेक्शन हमारे पास आ जाता है, अगर सभी क्वेश्चंस को समझते हुए निकाला है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है।
15th क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1 to 2 e रेज टू पावर x स्क्वायर डी एक्स। आपके पास गिवन है वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 2 e रेज टू पावर x स्क्वायर और डी एक्स इट इज इक्वल टू अल्फा। 1 से 2 के बीच में e की पावर x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो अल्फा दिया हुआ है हमें ये कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू e टू 4 e रेज टू पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ log x और dx। बेटा देखिए इसके अंदर क्या करेगा। पहला हिंट, ये आपको अल्फा दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मुझे इस डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प लेनी है। ठीक है, कैसे हेल्प लो? आपके पास गिवन है e टू e रेज टू पावर 4। इसको मैं 1 और 2 में चेंज करूंगा, लिमिट से हिंट मिलेगा। किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूशन लें कि आपके पास जो लिमिट्स हैं वो e टू e रेज टू पावर 4 वाले जो लिमिट्स हैं वो 1 to 2 बन जाए। 1 to 2 इसमें आपके पास गिवन है रूट log ऑफ x, सारे को टी पुट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ x इक्वल टू हमने क्या पुट कर लिया t। ठीक है, मैंने बताया लिमिट्स का ध्यान रखेंगे। लिमिट्स यहां से आपके पास log ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई टी स्क्वायर और x क्या आया e की पावर टी स्क्वायर। बेटा दूसरा हिंट, यहाँ पर तो कहीं इसके अंदर log है ही नहीं, ना कोई पावर है, इसलिए मैंने रूट log x सारे को क्या पुट कर दिया टी पुट कर दिया। रूट log x सारे को क्या पुट कर लिया टी। dx क्या आएगा? व्हाट इज dx? e की पावर टी स्क्वायर इंटू 2t और dt। भाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको टी पुट कर लिया तो dx भी तो निकालना पड़ेगा। dx की वैल्यू आएगी e की पावर एज इट इज जो कुछ भी इंटू पावर का डिफरेंशिएशन 2t और dt। लिमिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? x को मैं e पुट करूंगा when x इक्वल टू e। जब x हमारे पास e है तो आपके पास e इक्वल टू e की पावर टी स्क्वायर आ गया। इसको e को मैं e की पावर 1 लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर 1 आ गया, t की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। दूसरा अपर लिमिट e की पावर 4 वैन x इक्वल टू e की पावर 4, e की पावर 4 इक्वल टू e की पावर टी स्क्वायर 4 आ गया, t की वैल्यू 2। इसका मतलब मेन कॉन्सेप्ट था इसमें कि यहाँ जो लिमिट्स हैं e और e की पावर 4, इसको 1 और 2 में चेंज करना, वो 1 और 2 में चेंज हो गई। देयरफॉर दिस इंटीग्रल, देयरफॉर e टू e रेज टू पावर 4 रूट log x और dx इट इज इक्वल टू 1 to 2। रूट log x को मैंने पुट किया t इंटू dx आया e की पावर टी स्क्वायर 2t और dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट। ये फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड, क्योंकि साथ में 2t है तो ये इजीली इंटीग्रेबल है। फर्स्ट एज इट इज, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये इसमें चेंज हो गया। फर्स्ट एज इट इज t एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर टी स्क्वायर इंटू 2t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी स्क्वायर को z पुट कर लिया, 2t dt इक्वल टू dz। ये 2t dt dz हो गया तो आपके पास आएगा e की पावर z और dz। e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z की वैल्यू वापस पुट कर दो e की पावर टी स्क्वायर, यानी कि इस सारे का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर टी स्क्वायर आ गया। माइनस साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर टी स्क्वायर, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। यहाँ लिमिट 1 to 2 क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन बाकी है, और यहाँ इंटीग्रेशन लग गया तो इसको
क्या ये हमारा अल्फा नहीं है? इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? वेरिएबल का फ़र्क है बस। 1 से 2 के बीच में e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब रिस्पेक्ट में, 1 से 2 के बीच में e की पावर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब रिस्पेक्ट। इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका? केवल वेरिएबल का। और आपको अच्छी तरह पता है डेफिनेट इंटीग्रल के केस में अगर डिफरेंस वेरिएबल का है तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये अल्फा होगा। यहाँ लिमिट्स रखो, पहले तो t की जगह 2 पुट करोगे, 2 इंटू e की पावर 2 का स्क्वायर 4 माइनस साइन 1 पुट करूँगा 1 इंटू e की पावर 1 का स्क्वायर ही, और ये सारा अल्फा होगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2e रेज़ टू पावर 4 माइनस e माइनस अल्फा। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल आपको अल्फा दिया हुआ है तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी? 2e रेज़ टू पावर 4 माइनस e माइनस अल्फा, 2e रेज़ टू पावर 4 माइनस e और माइनस अल्फा। ये आपके पास बेटा जो फर्स्ट जो डीपीपी थी उसके डाउट्स थे। सेकंड डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो फोर्थ क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। इसमें 2 डाउट्स आए हुए हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये शायद मैंने पहले बताया भी था, फिर देख लें एक बार। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 0 to 2 x स्क्वायर dx, डीपीपी सेकंड क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। बेटा जहां क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, वो क्वेश्चन क्या था कि भाई यहाँ लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसका है उससे फर्क पड़ेगा बहुत कुछ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसका दिया उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको ब्रेक करूंगा। इसको क्या करूंगा? ब्रेक। x स्क्वायर की जो वैल्यू हो 0 से 4 के बीच में आ गई। जब x स्क्वायर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में दिया हुआ ना, x स्क्वायर की वैल्यू जब कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, तो उस केस में हमें क्या करना है? वो रेंज सेपरेट करनी है। पहली रेंज यहाँ सेपरेट होगी x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, दूसरी रेंज x स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तीसरी रेंज x स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, और लास्ट रेंज हमारे पास आएगी x स्क्वायर की जो वैल्यू है 3 से 4 के बीच। इस रेंज में x स्क्वायर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0, इस रेंज में x स्क्वायर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसकी वैल्यू 1, इस रेंज में x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, और इस रेंज में x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया? 3 हो गया। लेकिन ये तो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, x स्क्वायर की। इंटरवल क्या बने? वो इंटरवल निकालने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। वापस कैसे आऊँ? x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है तो x भी 0 से 1 के बीच में रहेगा। x स्क्वायर अगर 1 से 2 के बीच में है तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 1 से √2 के बीच में आएगी। x स्क्वायर अगर 2 से 3 के बीच में है तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो √2 से √3 के बीच में होगी। और x स्क्वायर अगर 3 से 4 के बीच में है तो x की जो वैल्यू हमारे पास है वो √3 से 2 के बीच में है। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई यहाँ पर 1 से √2। भाई x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 1 पुट होगा, लेकिन वहाँ जो लिमिट्स रहेंगे x की लिमिट्स वो क्या होंगी? 1 to √2। लिमिट में 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि लिमिट तो 0 to 2 ही दी हुई है। तो लिमिट्स की ब्रेकिंग इस तरीके से, पहले x स्क्वायर की टोटल रेंज निकाली, उस x स्क्वायर की रेंज को वापस किसने चेंज किया? x की रेंज। एक लिमिट 0 to 1 ही रहेगी। x स्क्वायर अगर 0 से 1 के बीच में है तो वहाँ x की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। एक रेंज आपके पास ये आ गई यहाँ से, और यहाँ से जो x की रेंज आएगी ये होगी।
तो जिनको मैंने राउंड कर दिया ये तो आपके पास बनेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स। अब आप इसको लिखोगे 0 to 1 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, 1 से √2 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और dx, √2 to √3 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और dx, और लास्ट में आ जाएगा √3 to 2 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और dx। ये केस है। अब इनकी वैल्यू पुट करो। कहीं पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है, आप उसको कैसे निकालोगे? दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में लेकर चलेंगे, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू। अगले स्टेप में इसकी जगह 0, ये 1 आ गया, ये 2, √2 से √3 के बीच में x है, तो x की वैल्यू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो गया, और √3 से 2 के बीच में x है, एक्स स्क्वायर 3 से 4 के बीच में होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा। अब लास्ट में ये तो 0 आ ही गया, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट √2 to 1 to √2, आगे 2x लिमिट √2 to √3 प्लस लास्ट में 3x लिमिट √3 √2 - 1 प्लस 2 √3 - 2 √2 प्लस 2 × 3 6x, सॉरी x की जगह 2 पुट करेंगे तो 6 और माइनस का x की जगह 3। इसका जो भी बचेगा वो आपका आंसर, जो भी बचेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 वो हमारे पास है 0 से a के बीच में, 0 से a के बीच में। ठीक है, 0 से a के बीच में जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेट जो इंटीग्रल हमारे पास है वो कहाँ तक जाएगा वो हमें देखना है इसके अंदर। 0 से a के बीच में जो डेफिनेट इंटीग्रल आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? बेटा एक्चुअल में जो क्वेश्चन और इसका जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है उसमें स्टेटमेंट में ही फ़र्क है, स्टेटमेंट में ही फ़र्क दिया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन में तो कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 0 to a फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हम आंसर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ये कह रहा है आप 0 से a के बीच में, 0 से a के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रेज टू पावर n को इंटीग्रेट करो। ठीक है, x रेज टू पावर n का फ्रैक्शनल पार्ट, डेफिनेशन होती है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, x में से उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर देते हैं, किसी भी x में से उसका इंटीजर पार्ट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? उसका फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। तो x रेज टू पावर n का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, x रेज टू पावर n में से हम x रेज टू पावर n का इंटीजर जो पार्ट है वो क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा? 0 to a x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n का इंटीजर पार्ट और dx, दोनों का इंटीग्रेशन लास्ट में निकाल दो अलग अलग। 0 to a x रेज टू पावर n और dx माइनस 0 to a x रेज टू पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और dx। आई थिंक इसके जो आंसर्स दिए हुए ना वो इसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। 0 to a x रेज टू पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और dx, आंसर इसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। जो बुक में आपको आंसर दिया हुआ है, आपने हिंट और सॉल्यूशंस भेजे हैं, वो इसको सोल्व किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एग्जाम में जो क्वेश्चन जैसा आता है उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। अगर वहाँ क्वेश्चन गलत आ गया, आंसर्स के ऑप्शंस गलत हैं, आपको क्रेडिट मिलेगा।
ठीक है, क्रेडिट मिलेगा उसका, मेंस में ज़रूर मिलेगा, एलएन में छोड़ो, स्कूल के एग्ज़ाम्स में छोड़ो। हमें तो स्कूल वाले एग्ज़ाम और एलएन के एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए तैयारी नहीं करनी है। हमें तो अपना जो एग्ज़ाम है आईआईटी बड़ा मेंस एडवांस, उसको टारगेट करते हुए तैयारी करनी है, उसको टारगेट करते हुए। इसका तो इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, लिमिट रख दें 0 टू, तो ए की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, और एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका आंसर जो है उसमें एक पार्ट ए की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 आएगा, ए की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 आएगा। अब जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए ना, उनमें से किसी भी ऑप्शन में ए की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। अगर यहाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट कह रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन एक्स में से उसका इंटीजर पार्ट क्या कर दो माइनस, उसका फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। किसी भी एक्स में से उसका इंटीजर पार्ट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो यही केस है। अब मैं अलग से इसकी वैल्यू निकालता हूँ, फिर लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि ये तो निकल गया आराम से, इसका फ्रैक्शनल पार्ट था तो इसमें से इसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दिया। अब मैं इसका जो इंटीजर पार्ट है उसकी वैल्यू निकालूंगा। इसका ये बड़ा जो डेफिनेट इंटीग्रल इसकी वैल्यू निकालूंगा 0 से a के बीच में। यानी कि अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, 0 से a के बीच में x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो इसकी वैल्यू निकाली जा रही है। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 0 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। ठीक है, तो यहां पर तो 2 इंटीजर है, 2 इंटीजर। ठीक है, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 पुट करूंगा तो अपर लिमिट क्या आ रही है, यानी कि जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x 0 से 2 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 4 के बीच में, तो ब्रेकिंग आसान हो गई, आसान। अगर यहां पर आपको ये कह देता ना वेयर a बिलोंग्स टू सम इंटीजर, तो क्वेश्चन अलग बनता, और a इंटीजर नहीं दिया, वह जर्नल केस है तो क्वेश्चन अलग जाएगा। मतलब मैंने यहाँ एक ऐसा इंटीजर निकाला x 0 से 2 के बीच में है, तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 4 से छोटी रहेगी, 4 से छोटी। अगर यहाँ पर ये a एक इंटीजर है तो इसकी ब्रेकिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। भाई x की पावर 2 थी तो आपने रेंज में 0 से 4 तक लेके गया था, 4 किसकी वैल्यू थी, x की जगह 2 पुट किया था, अपर लिमिट x की जगह 2 पुट की थी, तो मुझे इस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू का पता लग गया था। ये जो एक्स स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी। क्लियर। अब यहां पर केस आपके पास क्या दिया हुआ है, यहां पर जो केस अगर a इंटीजर है तो मैंने अज्यूम कर लिया a रेज टू पावर जो n होगा, मतलब इस x की पावर जो n है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जब ये a कोई इंटीजर है तो उस केस में इस x की पावर n की मैक्सिमम वैल्यू a की पावर n ही होगी, और वो भी आपका क्या मिलेगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, यानी कि मैं ये कहूँ x जब 0 से a के बीच में है तो x की जो पावर n है उसकी वैल्यू आपको a की पावर n से छोटी मिलेगी। अगर a इंटीजर है तो a की पावर n भी क्या होगा, इंटीजर। डिफरेंस देखोगे आप, a इंटीजर होने से और ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर a इंटीजर है तो a की पावर n भी इंटीजर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो होगी आपके पास की भी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इस अंदर वाले की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। लेकिन क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसलिए इस रेंज को मैं ब्रेक करूंगा इस x की पावर n की वैल्यू 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लेते हुए। जो कॉन्सेप्ट यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लें, समझने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से क्वेश्चन करिए। पहला केस x की पावर n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेके चलेंगे।
दूसरा केस x की पावर n की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेके चलेंगे। तीसरा केस x की पावर n की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लेके चलेंगे एंड सो ऑन। लास्ट केस अगर a की पावर n इंटीजर है तो a की पावर n से पहला इंटीजर 0 से 2 के बीच में x की पावर 2 की मैक्सिमम वैल्यू 4 थी, तो लास्ट जो इंटरवल बना था, लास्ट इंटरवल वो 4 अपर लिमिट और 4 घटा 1 लोअर लिमिट। अगर a इंटीजर है तो लास्ट जो ब्रेकिंग होगी वो होगी आपके पास a रेज टू पावर n माइनस 1 से और x की पावर n की वैल्यू a रेज टू पावर पावर में नहीं n माइनस 1, a की पावर n। भाई a की पावर n इंटीजर है तो उससे पहले वाला इंटीजर कौन होगा, a की पावर n माइनस 1। अगर a इंटीजर है तो a की पावर n भी इंटीजर, तो उससे पहले वाला इंटीजर कौन होगा, a की पावर n माइनस 1। ये ब्रेकिंग होगी आपके पास। अब लिमिट्स कैसे डिसाइड करूं, यहाँ x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, यहाँ x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 एंड सो ऑन। यहाँ x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a की पावर n माइनस 1। जैसे अगर ये 2 इंटीजर था तो लास्ट जो रेंज थी जहाँ मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से 4 के बीच में ली थी, वहाँ एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, 2 की पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ पर a की पावर n माइनस 1। अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे। चलो ये तो x की पावर n की वैल्यू आई। अब वापस यहाँ से x भी निकालना पड़ेगा, वापस यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, x। वो कैसे निकले, x की पावर n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, x भी 0 से 1 के बीच में रहेगा, नो डाउट। यहाँ x की पावर n सभी की पावर 1/n ले लूँगा, तो x की पावर n की रेंज दी हुई है और x की रेंज निकालनी है, तो सभी की पावर 1/n ले लेना। 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 की पावर 1/n। यहाँ 2 की पावर 1/n से 3 की पावर 1/n के बीच में एंड सो ऑन। लास्ट में इस इंटरवल में जो x आपके पास है उस x की वैल्यू a की पावर n माइनस 1 की पावर 1/n से लिमिट्स का पता लग गया। जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसकी वैल्यू पता लग गई, क्या होगी, इंटीग्रेट कर। ये सारा केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ जब a हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंटीजर। जब a एक इंटीजर है, अगर a इंटीजर ना हो तो उस केस में हमें क्या करना है। पहले तो ये देखो इसकी भी ब्रेक कर दो इसको। 0 to a जो रेंज उसको मैंने ब्रेक किया पहले 0 to 1, x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx 1 से आगे जा रहा है 2 की पावर 1/n तक, 1 से 2 की पावर 1/n तक जा रहा है और x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 2 की पावर 1/n से 3 की पावर 1/n और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की पावर n। नेक्स्ट टर्म 3 की पावर 1/n से 4 की पावर 1/n तक x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आपके पास आएगी a की पावर n माइनस 1 की पावर 1/n से a तक और x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। 0 से 1 के बीच में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 है, 1 से 2 की पावर 1/n के बीच में, 1 से और 2 की पावर 1/n के बीच में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे। 2 की पावर 1/n से 3 की पावर 1/n के बीच में, 2 की पावर 1/n से 3 की पावर 1/n के बीच में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 पुट करोगे। उसके बाद 3 की पावर 1/n से 4 की पावर 1/n के बीच में x की 3 की पावर 1/n लिखा नहीं मैंने आगे, 3 की पावर 1/n से 4 की पावर 1/n के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाता 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म a की पावर n माइनस 1 की पावर 1/n से a के बीच में, जब x की पावर n इन दोनों के बीच में है तो वहाँ x आपके पास आ गया a की पावर n माइनस 1 की पावर 1/n से a के बीच में। यहाँ x की पावर n का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कितना होगा, a की पावर n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी a की पावर n माइनस। ठीक है,
अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। लास्ट में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, सोल्व करो, ये तो खत्म हो ही गया। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0, 1 का डेफिनेट इंटीग्रल क्या आ रहा है, x आएगा। ठीक है, लिमिट 1 से 2 की पावर 1/n। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 2 की पावर 1/n टू 3 की पावर 1/n प्लस 3x, 3 की पावर 1/n से 4 की पावर 1/n। अगली टर्म 4x, 4 की पावर 1/n से 5 की पावर 1/n, 5 की पावर 1/n प्लस एंड सोन लास्ट टर्म। ये कांस्टेंट है, सारा का सारा बाहर आ जाएगा। a की पावर n माइनस 1 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x और उसकी लिमिट a रेज टू पावर n माइनस 1 की पावर 1/n। ठीक है, आगे लास्ट टर्म्स आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करोगे 2 की पावर 1/n माइनस 1, एक्स की जगह पुट किया 2 की पावर 1/n और माइनस का 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स की जगह पुट करो 3 की पावर 1/n माइनस 2 की पावर 1/n। बेटा ये 2 तो बाहर निकल गया, x था इसमें लिमिट रख दी 3 की पावर 1/n माइनस में 2 की पावर 1/n प्लस ये 3 तो बाहर आ जाएगा, x में लिमिट रखोगे 4 की पावर 1/n माइनस 3 की पावर 1/n प्लस यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, x की जगह 5 की पावर 1/n माइनस 4 की पावर 1/n प्लस एंड सोन। यहाँ ये बाहर है, a की पावर n माइनस 1 ये तो बाहर था, x की जगह a पुट करूँगा तो अंदर क्या आएगा a और साथ में माइनस का आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 और सारे की पावर। अब एक जैसी टर्म्स इकट्ठा होंगी, ये बड़ा 1 अकेला रहेगा, 2 की पावर 1/n का 1 टाइम्स है यहाँ पर, यहाँ 2 की पावर 1/n का माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा तो माइनस 1 टाइम्स बच गया। 3 की पावर 1/n का 2 टाइम्स ये रहा, 3 की पावर 1/n का यहाँ 3 टाइम्स है तो माइनस 1 टाइम्स बच जाएगा 3 की पावर 1/n का। 4 की पावर 1/n का यहाँ 3 टाइम्स है और यहाँ 4 की पावर 1/n का माइनस 4 टाइम्स है तो माइनस का 1/n बच गया। सबसे पहले ये माइनस का 1 अलग रहेगा, उसके बाद 2 की पावर 1/n का 1 टाइम्स यहाँ पर है प्लस का, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 की पावर जो 1/n है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 टाइम्स बच गया 2 की पावर 1/n। 3 की पावर 1/n का 2 टाइम्स प्लस का, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 की पावर 1/n का 3 टाइम्स माइनस का, तो 1 टाइम्स 3 की पावर 1/n का बच गया। इसी प्रकार 4 की पावर 1/n है, इसका कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, यहाँ प्लस का 3 टाइम्स, आगे 4 की पावर को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4 टाइम्स, कोई माइनस का 1 टाइम्स बचेगा 4 की पावर 1, उससे आगे माइनस 5 की पावर 1/n एंड सो ऑन। क्या बचेगा लास्ट में और क्या नहीं बचेगा, देखो यहाँ ये वाली जो टर्म है ना, इसका पहला पार्ट, इस टर्म का पहला पार्ट इससे अगली टर्म के सेकंड के साथ एडजस्ट हो रहा है, इसका पहला पार्ट इससे अगली के सेकंड, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बचा है। इस सेकंड टर्म का पहला पार्ट, सेकंड टर्म का पहला पार्ट इससे अगले टर्म के दूसरे पार्ट के साथ कैंसिल हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, यानी कि भाई प्लस का 2 टाइम्स है 3 की पावर 1/n का और माइनस का 3 टाइम्स है 3 की पावर 1/n का, इसलिए माइनस का 1 टाइम्स बच गया। इसलिए लास्ट में ये वाली जो टर्म है ना वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं होगी, ये वाली जो टर्म है वो क्योंकि इसको एडजस्ट करने के लिए इससे अगली जो टर्म है, इससे अगली जो टर्म है उसका मुझे कितना टाइम्स चाहिए, अगली टर्म इससे आनी चाहिए a की पावर n माइनस 1 का a टाइम्स प्लस का, इससे अगली टर्म में a की पावर n माइनस 1 का a प्लस 1 टाइम्स रहेगा और उस वजह से वो माइनस 1 टाइम्स बच जाएगा a की पावर n माइनस 1, लेकिन इससे आगे तो कोई टर्म है ही नहीं, ये तो लास्ट टर्म है। इसलिए लास्ट टर्म ये होने की वजह से जो सबसे लास्ट वाली टर्म इसके अंदर होगी माइनस साइन के साथ, वो आपके पास होगी a² माइनस 1 की पावर 1/n, और उसके बाद ये वाली टर्म लास्ट में बच जाएगी प्लस में a की पावर n माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a की पावर, ये केस बचेगा इसमें, ये केस
किस केस में सोल्व हुआ, कौन सा क्वेश्चन है, जब आपके पास ए क्या दिया हुआ है, इंटीजर। ए क्या दिया हुआ है, इंटीजर दिया हुआ है। तो ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि लास्ट ए की पावर एन भी इंटीजर होगा। तो उस ए की पावर एन से, जैसे 2 इंटीजर है तो 2 की पावर 2 4 इंटीजर है, तो लास्ट जो इंटरवल बनेगा, लास्ट इंटरवल जिसमें ब्रेक होगी 1 इंच, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से 4 के बीच में। इसलिए यहाँ अगर ए इंटीजर है तो आपके पास लास्ट जो आपके पास ब्रेकिंग है, लास्ट ब्रेकिंग, उस x की पावर n की वैल्यू a की पावर n-1 से और a की पावर n के बीच में। ठीक है, तो ये केस आपके पास चलेगा इसके अकॉर्डिंग।